हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 136 बॉयज इन द किचन। सारे लोग हॉल में इकट्ठा थे। सब शिखा और शिवम को देख रहे थे। शिखा मस्त सोफे पर अलथी पालथी करके बैठी थी। उसके हाथ में चिप्स की पैकेट थी और वो अपने चिप्स खाने में लगी थी। सबने उसे ऐसे देख सिर हिला दिया। आखिर सच ही था, शिखा थी, उसे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला था। सबने सिर घुमाकर अब शिवम को देखा। उसके गाल लाल हो गए थे। उसे अब भी बहुत शर्म आ रही थी, खासकर रिद्धिमा से। रिद्धिमा ने उसे देखा तो वो उसके पास जाकर मुस्कुराते हुए उसके कान खींचकर बोली, अब से आसपास देखकर कुछ भी बोलना या करना। शिवम ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा ने कहा, अरे सासू माँ, आपको और जोर से कान खींचना चाहिए, इसका तभी तो याद रहेगा इससे। या मैं तो कहती हूँ आप इसे पनिशमेंट दीजिए। अगर बड़े ससुर जी ने देख या सुन लिया होता तो क्या ही इज्जत रह जाती मेरी उनके सामने। कहते हुए उसने बेचारा सा मुंह बना लिया। उसकी बात पर सबका दिल जोर जोर से तालियां बजाने को कर रहा था। मतलब क्या ही एक्टिंग करती थी शिखा। अभी मजे से चिप्स खा रही थी और अभी अपनी इज्जत की बात कर रही है। शिवम ने उसे घूरकर देखा तो शिखा ने कहा, मुझे घूरने की जरूरत नहीं है। मैंने सुना है ससुर जी अच्छा खाना बनाया करते थे। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा बनाया करते थे, शिवम ने बीच में कहा। उसे रियलाइज हुआ कि उसने अभी अभी क्या कहा तो उसने शिखा से अपनी नजरें फेर ली। वहीं शिखा के होठों पर हल्की स्माइल आ गई थी। रिद्धिमा भी शिवम को देखने लगी थी। ऊपर से शिव और राजेश भी उन्हें देख रहे थे। शिव के चेहरे पर हल्की स्माइल थी। वो खुश थे, उनके बेटे ने उनकी तारीफ जो की थी। शिखा ने आगे कहा, हाँ वही, बहुत अच्छा खाना बनाया करते थे वो। तो आज तुम डिनर बनाओगे, वो भी मेरी और सासू माँ की फेवरेट डिश। शिवम ने झट से उसे सिर घुमा कर देखा। ये लड़की पागल हो गई थी, उससे खाना बनाने को बोल रही थी। उसे दी शिवम भत्रा को, बिजनेस टाइकून को, लाइक सीरियसली। हाँ, पर वो शिखा थी, वो कुछ भी बोल या कर सकती थी। शिवम यही सब सोचते हुए खुद को तसल्ली देने लगा। अयान उसकी बात पर बोला, सही कहा तुमने, मैं भी तो देखूं बड़े साले साहब कैसा खाना बनाते हैं। शिवम ने आंखें छोटी कर उसे देखा, फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर खतरनाक मुस्कान आ गई। वो बोला, ठीक है मैं बनाऊंगा, पर तुम्हें भी बनाना पड़ेगा। मैं भी तो देखूं तुम मेरी बहन को कैसा खाना बनाकर खिलाओगे। अयान अब तक सोफे पर फैलकर बैठा था। शिवम की बात सुनकर वो एकदम से सीधा बैठ गया। उसने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, मैं क्यों बनाऊंगा? तुम्हें शर्म नहीं आती? अपने इकलौते जीजा को खाना बनाने को बोल रहे हो। नहीं आती, शिखा ने कहा। अयान उसे देखते हुए बोला, तुम भी। तुम अपने पति का साइड मत लो। शिखा बोली, मैं इसका साइड नहीं ले रही हूँ। मैं तो तुम्हारी तरफ ही हूँ। तुम्हें याद है न, बड़े ससुर जी ने अब तक हाँ नहीं कहा है। तुम्हें उन्हें मनाने के लिए उनके लिए कुछ अच्छा सा बना लेना चाहिए। अयान को उसका आइडिया पसंद आया। वो हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, सही कहा तुमने, अब तो मैं पक्का अपने ससुर जी के लिए उनकी फेवरेट डिश बनाऊंगा। उसने मीरा को देखकर स्माइल पास की तो मीरा ने मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झुका ली। मनन और रोहन उनकी बात पर एक दूसरे को देखने लगे। उन दोनों को ही वहां से निकलने में अपनी भलाई लग रही थी। दोनों खिसकने को हुए कि शिवम ने कहा, तुम दोनों कहाँ चले? तुम दोनों भी किचन में आओ और रीटा और छाया के लिए डिनर रेडी करो। दोनों ने उसकी बात पर रीटा और छाया को देखा तो वो दोनों उन्हें ही देख मुस्कुरा रही थी। दोनों ने फिर एक दूसरे को देखा और नमे सिर हिला दिया। आरुष उनकी बात पर सोफे पर बैठते हुए बोला, चलो मैं तो बच गया, मेरी कोई वाइफ या गर्लफ्रेंड नहीं है जिसके लिए मैं खाना बनाऊंगा। इतने में इमली बोली, तो क्या आप लड़के नहीं हो? इमली की बात पर सब उसे देखने लगे। इमली सबको अपनी तरफ देखता देखकर बोली, मेरा मतलब जब सारे लड़के डिनर रेडी करने जा रहे हैं तो इन्हें भी जाना चाहिए न। इमली गांव की लड़की थी, उसे किसी से भी डर नहीं लगता था, वो अपनी बात बेझिझक सबके सामने रखती थी। शिखा, शिवम और अयान उसकी बात पर होले से मुस्कुराए। वहीं आरुष ने उसे घूरते हुए कहा, मैं नहीं जाने वाला। तुम जाओगे।
जाकर तुम मेरे लिए डिनर रेडी करोगे, आलोक जी ने उसे ऑर्डर देते हुए कहा। उनकी बात सुन इमली दबे मुंह हंसने लगी तो वहीं आरुष उसे और घूर कर देखने लगा। रोहन ने कहा, हम सब डिनर बनाएंगे तो आप सब क्या करोगी? ब्यूटी पार्लर जाएंगे और क्या, शिखा ने खड़े होते हुए कहा। वो अपना हाथ छाड़ते हुए बोली, घर में शादी है तो हमें ब्यूटी पार्लर भी जाना होगा ना। हम सब आज जाते हैं और तुम सब डिनर रेडी करो। चलो सारी गर्ल्स अपने अपने वालों को मेन्यू लिस्ट दो और 20 मिनट बाद पार्लर के लिए रेडी होकर नीचे आओ। और इमली तुम भी हमारे साथ चलो। इमली ने खुश होकर तुरंत हाँ में सिर हिलाया और सारी लड़कियां उसकी बात सुन तुरंत एक्टिव हो गई। सब तेजी से अपने अपने रूम में चली गई। उनकी स्पीड देख सारे लड़कों के साथ शिखा भी बस उन्हें देखती ही रह गई थी। आलोक जी सबको जाते देखकर बोले, लड़कियां सबसे ज्यादा खुश शॉपिंग और ब्यूटी पार्लर जाकर ही होती हैं। सारे लड़कों ने उनकी बात पर हाँ में सिर हिलाते हुए सहमति जताई। शिखा रिद्धिमा से बोली, सासू माँ आप और बड़ी सासू माँ भी चलिए। आप दोनों के सुपुत्र आप दोनों का डिनर रेडी रखेंगे। रिद्धिमा सबको देखकर सिर हिलाते हुए बोली, मैं दुर्गा दी को बताकर आती हूँ। वो दुर्गा के कमरे की तरफ चली गई। शिखा भी अपने रूम में चली गई। उनके जाने के बाद सारे लड़के सोफे पर बैठकर जंग जीतने की तैयारी करने लगे। सबसे बड़ी जंग तो आज अयान को लड़नी थी। खाने के थरू उसे मनदीप के दिल में अपने लिए जगह बनानी थी। शिवम के लिए भी आज एक जंग थी। उसे भी शिखा की फेवरेट डिश बहुत टेस्टी बनाकर देनी थी ताकि शिखा उसके हाथों की फैन हो जाए। करीब 1 घंटे बाद सारी लेडीज जा चुकी थी। अब घर पर सिर्फ सारे जेंट्स ही बचे थे। मनदीप सबको घूरकर देख रहे थे। वो बोले, तुम सब क्या सोचकर उन्हें हाँ बोल दिया? तुम सबको खाना बनाने आता है क्या? आलोक तुरंत बोले, हाँ मुझे आता है, पर मैंने सालों पहले इनकी माँ के लिए बनाया था, अब तो सब कुछ भूल चुका हूँ। शिवम को भी याद आया, जब भी शिव, रिद्धिमा और बाकी घर वालों के लिए खाना बनाया करता था, वो हमेशा उसके साथ रहता था। उसने कई बार शिव को कुकिंग करते हुए देखा था पर कभी खुद से कुछ बनाया नहीं था। मनदीप को भी कुकिंग आती थी पर अब तो उन्हें भी खाना बनाए सालों बीत चुके थे। सबने अपना अपना फोन उठाया और अपनी लड़कियों की दी हुई मेन्यू लिस्ट के अनुसार यूट्यूब पर खाना कैसे बनाए वीडियो देखने लगे। थोड़ी देर बाद सब किचन में थे। सब जैसे तैसे कुक कर रहे थे। सबसे बड़ी लिस्ट शिवम की थी क्योंकि शिखा ने उसे अपनी, दुर्गा की और रिद्धिमा की फेवरेट डिश की लिस्ट दी थी। शिवम ने अपना फोन नहीं निकाला था। सारी डिशेज उसने शिव को बनाते हुए देखा था। वो सब कुछ उसी की तरह बनाए जा रहा था। सब खुद में लगे थे पर मनदीप और आलोक उसे ही देख रहे थे। मनदीप उसे देख थोड़े हैरान थे। उसकी रेसिपी पूरी शिव की तरह ही थी, ऐसा लग रहा था जैसे शिव ही खाना बना रहे हो। वो भी दुर्गा के लिए मटर पनीर बना रहे थे। आलोक शिवम को देखते हुए बोला, क्या बात है, शिवम तो बिल्कुल शिव की तरह नजर आ रहा है। बस फर्क इतना है कि वो लड़कियों को पटाने के लिए कुकिंग किया करता था पर शिवम सिर्फ अपनी धर्म पत्नी के लिए कुकिंग कर रहा है। शिव और राजेश भी खड़े होकर सबको मेहनत करते हुए देख रहे थे। राजेश तो रोहन के आगे पीछे घूम रहे थे और खुद में ही बड़बड़ाते हुए उसे डांट रहे थे पर रोहन को कहा उनकी बात सुनाई दे रही थी। वो बेचारा तो खुद में ही उलझा हुआ था। मनदीप ने आलोक की बात पर कुछ नहीं कहा। उन्होंने शिवम से अपनी नजरें हटा ली और अपने खाने पर ध्यान देने लगे। दरअसल उनके आंखों में पानी आ गया था, वो इस वक्त शिव को बहुत मिस कर रहे थे। आलोक समझ रहे थे। उन्होंने उनके कंधे पर हाथ रखा और होले से मुस्कुरा दिए। शिव ने उन्हें देखा फिर शिवम को देखने लगे। अचानक उन्होंने सिर हिलाया और शिवम के पास चले गए। ऊपर कमरे में प्रदीप और सीट कुछ प्लानिंग कर रहे थे। प्रदीप ने मीरा की शादी तक रुकने का फैसला किया था। एक बार मीरा की शादी हो जाए उसके बाद वो अपने प्लेन को एस्क्यूट करने वाले थे। शिखा का प्लेन भी रेडी था। 2 दिन बाद मीरा की हल्दी, फिर मेहंदी और संगीत के बाद उसकी शादी होनी थी। सारी रस्में घर पर होनी थी पर शादी एक बड़े होटल में रखी गई थी। शादी के 2 दिन बाद अमावस्या था जिस दिन प्रदीप,
सूर्या को और शक्ति देकर उसे एसएस इंडस्ट्री से बाहर निकालने वाले थे। उसके बाद वो सूर्या के हाथों से ही शिव और शिखा को खत्म करने वाले थे। पर शिखा का प्लान कुछ और था। उसे भी अमावस्या का इंतजार था। एपिसोड 137 बहुत सुंदर। भद्रा हाउस। रात के करीब 9 बजने को थे पर अब तक लड़कियां वापस नहीं आई थी। सारे लड़के डिनर रेडी कर सोफे पर फैल कर बैठे थे। सबके चेहरे पर थकान नजर आ रही थी। रोहन ने टाइम देखा और कहा, ये सब कहाँ रह गई, अब तक आई क्यों नहीं है। मनन ने भी कहा, लगता है आज पार्लर का सारा सामान अपने ऊपर पोत कर आएगी। मनन की बात पर आरुष ने उसे घूरते हुए कहा, तुम छाया के बारे में ऐसे कैसे बोल सकते हो, रुको आने दो उसे, मैं बताऊंगा कि तुमने अभी अभी क्या कहा। उसकी बात सुन मनन तुरंत सही से बैठ गया। वो उसे देख अपने मन में बोला, साला मेरी बीवी को मेरे खिलाफ भड़काएगा। उसने कहा, ठीक है तुम बता देना, मैं भी इमली को बता दूंगा कि तुमने उसके लिए कुछ भी नहीं बनाया है। आरुष भी आधा सोफे पर लेटा हुआ था। वो बोला, अरे ऐसे कैसे नहीं बनाया है, मैंने बनाया है ना, आलू टिक्का बनाया है मैंने। उसे अचानक कुछ याद आया, वो झट से उठकर सही से बैठ गया। रोहन और मनन अपनी बतीशी चमकाते हुए उसे देख रहे थे। रोहन ने कहा, मतलब तुमने आलू टिक्का स्पेशली इमली के लिए बनाया है। दोनों अपनी आईब्रो उचकाते हुए उसे देख रहे थे। आरुष झट से बोला, नहीं नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था, मैं क्यों उसके लिए कुछ बनाऊंगा, ये तो इसने कहा तो मेरे मुंह से निकल गया। जैसा तुम लोग सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। उसकी बात का दोनों पर कोई असर नहीं हो रहा था। दोनों अब भी उसे शक भरी नजरों से घूर रहे थे। थोड़ी देर बाद बाहर से कार रुकने की आवाज आई। सारी लेडीज एक साथ अंदर आई और सोफे पर फैले लोगों को देखा। सब उन्हें इग्नोर कर सीधे अपने अपने कमरे में चली गई। सबके हाथ में कुछ शॉपिंग बैग्स भी थे। सबके बिना कुछ बोले जाने पर अयान ने कहा, क्या इग्नोर मारा है सबने, हमें एक नजर देखा भी नहीं और चली गई। आरुष बोला, नहीं भाई, सबने एक नजर देखा था हमें। अयान ने उसे घूरकर देखा तो वो चुप हो गया। मनदीप ने कहा, जाओ और जाकर सबको बुलाकर लाओ, मुझे भूख भी लगी है। मनदीप की बात पर सब अपना मुंह छिपाने लगे थे। किसी में भी अब इतनी ताकत नहीं बची थी कि वो एक कदम भी चल सके। और यहाँ तो उन्हें सीढ़ियों से ऊपर जाकर फिर से नीचे आना था। सबको अपना मुंह छिपाते देखकर आलोक ने कहा, रहने देना यार, सब आ जाएगी, बैग्स रखने गई है, उन सबको भी भूख लगी ही होगी। तभी वहां दुर्गा और रिद्धिमा आ गई। दुर्गा ने कहा, आप सबने डिनर रेडी कर लिया है। शिवम ने कहा, हाँ बड़ी माँ कब का कर लिया है, पर आप सबको इतनी देर क्यों हो गई। दुर्गा ने कहा, हम शॉपिंग पर चले गए थे बेटा, इसलिए टाइम का पता ही नहीं चला। आलोक बोले, अच्छा तो आप दोनों बैठिए और तुम सब उठकर टेबल लगाओ, जब बनाया है तो खिलाओ भी। उनकी बात पर सारे लड़कों ने उन्हें आंखें छोटी कर घूर कर देखा। आलोक ने एक मिर्ची तक नहीं काटी थी। इफेक्ट उन्होंने कुछ छुआ भी नहीं था। शिखा वहां आई और बोली, क्या हुआ, सबको खाना नहीं बनाया है क्या। शिवम ने कहा, बनाया है तभी तो ऐसी हालत है, जाओ जाकर बैठो, हम सब टेबल लगाते हैं। सब किसी तरह मन मार कर उठे और डिनर लगाने लगे। एक एक कर सारी लड़कियां आई और अपनी अपनी चेयर पर बैठ गई। आरुष सारी लेडीज को गौर से देख रहा था। मीरा ने उसे देखा तो कहा, तुम हम सबको ऐसे क्यों देख रहे हो आरुष। आरुष ने सबको देखते हुए कहा, पार्लर बंद था क्या, तुम सबके चेहरे तो पहले की तरह ही है, कुछ भी फर्क नहीं दिख रहा है। आरुष की बात पर रीटा, छाया, मीरा और शिखा के हाथ रुक गए। वहीं सारे लड़के मन ही मन हंसने लगे थे। सब जोर से हंसना चाहते थे पर इतनी हिम्मत किसी में नहीं थी। अभी उन्हें और जिंदगी जीना भी तो था। इस बात पर हंसना मतलब सीधे तौर पर मौत को बुलाने जैसा था। चारों लड़कियां उसे खा जाने वाली नजरों से देखने लगी। मनदीप आलोक से घिरे से बोले, तुमने अपने बेटे को कुछ सिखाया नहीं है क्या। आलोक सिर हिलाते हुए बोला, उसे ये सारी बातें समझ नहीं आती है, इस मामले में नील बट्टे सन्नाटा है मेरा बेटा। कुछ फर्क नहीं दिख रहा है से तुम्हारा क्या मतलब, इमली ने वहां आते हुए कहा।
उसकी आवाज सुन आरुष ने सिर घुमाकर उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। इमली के कमर तक के सिल्की बाल आज खुले थे। उसने एक बहुत खूबसूरत अनारकली सूट पहन रखा था। वो ब्यूटी पार्लर और शॉपिंग करके बहुत खुश थी, जो उसके चेहरे पर नूर लाने का काम कर रहा था। आरुष की नजरें तो उस पर ही टिक गई थी। वो बिना पलके झपकाए एकटक अपना मुंह खोले उसे ही देख रहा था। इमली आई और साइड में खड़ी हो गई। रीटा ने उसे देखा, फिर आरुष से बोली, हम में फर्क नहीं दिखा तुम्हें, पर इमली में तो फर्क नजर आ रही है न तुम्हें, उसने शरारती अंदाज में कहा। मनन ने आरुष को देखा, जो अब भी उसे ही देखे जा रहा था। वो घिरे से बोला, कैसी लग रही है इमली? बहुत सुंदर, आरुष ने खोया हुआ सा कहा। उसकी बात सुन सब मुस्कुरा दिए, वहीं इमली अजीब नजरों से उसे देखने लगी। सारे लड़कों ने अपनी अपनी वाली को खाना सर्व किया और दिल थाम कर उनके सामने बैठ गए। शिव और राजेश भी आ गए थे। वो दोनों भी एक तरफ खड़े थे। मनदीप भी दुर्गा के सामने बैठकर उसे देख रहे थे। वहीं दुर्गा और रिद्धिमा के हाथ रुके हुए थे। एपिसोड 138 वाइल्ड रोमांस। भत्रा हाउस। दुर्गा और रिद्धिमा ने खाने को हाथ भी नहीं लगाया था। रिद्धिमा के आंखों में आंसू भर आए थे। दुर्गा ने उसे देखा, फिर उसे शांत रहने का इशारा किया। दुर्गा ने कहा, शाही पनीर और कोफ्ते किसने बनाया है? मनन ने कहा, भाई ने बनाया है माँ, आप खाकर तो देखो, बहुत टेस्टी बनाया है। दुर्गा ने हाँ में सिर हिलाया और एक बाइट शाही पनीर का खाया। उन्हें और रिद्धिमा को खाने की खुशबू से शिव की याद आ गई थी। खाने की स्मेल बिल्कुल शिव के बनाए खाने की तरह ही थी। रिद्धिमा ने भी शाही पनीर का एक बाइट खाया तो उसके होठों पर हल्की मुस्कान आ गई। शिवम दोनों को देख रहा था। वो बोला, कैसा बना है, आप दोनों को पसंद आया? रिद्धिमा और दुर्गा से पहले मनदीप ने कहा, बिल्कुल शिव के हाथों का टेस्ट है, लग रहा है जैसे तुमने नहीं शिव ने ही बनाया है। आलोक जी ने उनकी बात पर कहा, हाँ वो तो होगा ही, आखिर शिव का बेटा जो है, हाथों का जादू तो आएगा ही। शिवम ने दोनों की बात पर कुछ नहीं कहा। वो कुछ घंटे पहले की बात याद करने लगा। जब वो खाना बना रहा था, उसे कुछ पल के लिए महसूस हुआ था कि जैसे किसी ने उसके हाथों को पकड़ लिया हो। शाही पनीर और कोफ्ते बनाने वक्त उसे बार बार ऐसा ही लग रहा था, जैसे कोई है जो उसका हाथ पकड़ रहा हो। जब वो प्याज डालने गया था, तब खुद ब खुद उसके हाथों से जीरा डला गया था। उसने सिर हिलाया और उन बातों को छोड़कर दोनों को देखने लगा। रिद्धिमा और दुर्गा दोनों ने उसकी तारीफ की। रिद्धिमा आज कई सालों बाद मन से खाना खा रही थी। उसके होठों की मुस्कुराहट देख शिव भी खुश थे। वहीं प्रदीप के कमरे, उसने सारा खान नीचे फेंक दिया था। उसे भी खाने का टेस्ट शिव के हाथों जैसा लग रहा था। व्हीलचेयर पर होने के वजह से उसका खाना उसके रूम में चला जाता था। उसने फोन उठाया और सीट को बाहर से खाना लाने को कहा। नीचे रोहन और मनन, रीटा और छाया को देख रहे थे। दोनों खाने को ऐसे घूर रही थी जैसे खाना न होकर जहर हो और उन्हें जबरदस्ती खाने को दिया गया हो। दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर अपने सामने बैठे नमूनों को देखने लगी। रोहन ने कहा, अरे देख क्या रही हो, सब खा रहे हैं, तुम भी खाओ। रीटा मुंह बनाकर बोली, खाना दोगे तब न खाऊंगी, ये तो तुमने पता नहीं क्या बनाया है। इसमें पानी अलग ही दुनिया में जाने के लिए बेकरार है, तो ये, इसमें टमाटर मुझे आधा कटी हुई मिल रही है। और ये क्या है, गोभी न होकर पत्थर हो गया है, टूट ही नहीं रहा। मनन ने उसकी बात सुनी तो उसने छाया को देखा। छाया ने उसे देखने में सिर हिला दिया, जैसे कह रही हो, प्लीज मुझे खाने को मत बोलना, मैं नहीं खा पाऊंगी। रोहन और मनन सिर झुकाकर बैठ गए। वाकई दोनों का खाना पता ही नहीं चल रहा था कि है क्या। किसी में सिर्फ पानी था तो किसी में आधी कच्ची सब्जियां। दोनों ने सब्जियों को काटा तक ढंग से नहीं था। अयान ने कहा, तुम दोनों हमारा खाना खा लो, वरना भूखे ही सोना पड़ेगा। उसने अपना और शिवम का खाना दोनों को खाने के लिए दिया। अयान ने भी खास नहीं बनाया था, पर उसका खाना खाने लायक था। मीरा मुस्कुराते हुए खा रही थी। अयान उसे देख खुश था। फिर उसने मनदीप को देखा और उसे भी अपना बनाया डिश देते हुए बोला, ससुर जी आप भी टेस्ट करो न।
उसने अपनी जुबान में शहद घोलकर कहा, फिर उसने रिद्धिमा और दुर्गा को भी दिया। दोनों ने उसकी तारीफ की पर मनदीप ने कुछ नहीं कहा। अयान उन्हें खाता देखकर मन में बोले, खा रहे हैं तो थोड़ी तारीफ भी कर लो, पर नहीं, तारीफ कर देंगे तो नाक छोटी हो जाएगी न इनकी। शिवम शिखा को देख रहा था। वो तो फूल मजे से खाना खा रही थी। शिवम उसे देख खुश था। वो पूछना चाहता था पर कुछ सोचकर उसने नहीं पूछा। इमली भी सबके कहने पर आज सबके साथ डिनर कर रही थी। आरुष की नजरें तो बार बार उस पर ही जा रही थी, पर इमली का ध्यान सिर्फ अपने खाने पर था। गार्डन में मोहिनी बेंच पर बैठी हुई थी। वहीं राजेश उसके पीछे खड़ा अंदर की सारी बातें बता रहा था। वो जी भर कर रोहन की चुगली कर रहा था, जिसे सुनकर मोहिनी मुस्कुरा रही थी। खाना खत्म कर सब अपने अपने रूम में चले गए। शिखा रूम में आई और अपने आज की शॉपिंग बैग्स को कबर्ड में रखने लगी। शिवम बालकनी से रूम में आया तो उसने शिखा को देखा जो उसके कबर्ड को खोलने वाली थी। ये देख शिवम अपनी फुल स्पीड में आया और उसके और कबर्ड के बीच में खड़ा हो गया। उसके अचानक आ जाने से शिखा कुछ पल के लिए डर ही गई थी। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया था। उसने शिवम को देखा और उसके कंधे पर मारते हुए बोली, बेवकूफ इंसान, हार्ट अटैक देने का प्लान है क्या? ऐसे अचानक क्यों टपक गए? शिवम अपना कंधा सहराते हुए बोला, तुम मेरे कब्र में क्या देख रही हो? शिखा उसे साइड करते हुए बोली, अपने बैग्स रख रही हूँ, मेरे में जगह नहीं बची है, चलो अब हटो भी। उसने जोर से शिवम को धक्का दिया पर शिवम तो जैसे फट से चिपक ही गया था। वो अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। शिखा ने उसे घूर कर देखा तो शिवम ने कहा, तुम क्यों परेशान हो रही है बीवी, लाओ ना मैं रख देता हूँ, तुम थक गई होगी न, जाओ जाकर रेस्ट करो। शिखा को अब डाउट होने लगा था। वो अपने हाथ बांधकर बोली, तुम्हें बहुत फिक्र हो रही है मेरी, कहीं तुमने कबर्ड में किसी कॉल गर्ल को तो नहीं छिपा कर रखा है? कहते हुए वो दाएं बाएं झुक झुक कर कबर्ड में देखने की कोशिश करने लगी। शिवम ने उसकी बात पर मन में कहा, ये मेरी बीवी सिर्फ उल्टा फुल्टा ही बोलती है। वो भी शिखा के साथ दाएं बाएं झुक रहा था ताकि शिखा उसके कबर्ड में देख न पाए। उसने एकदम से शिखा के दोनों बाजुओं को पकड़ा और गोल घुमाकर उसे उसके कबर्ड से लगा दिया। शिखा तो बस उसे पलके झपकाते हुए देखती रह गई थी। शिवम उसके चेहरे पर झुकते हुए बोला, तुम भी न बीवी, तुम्हारे रहते मुझे किसी कॉलगर्ल को बुलाने की क्या जरूरत, वो तो तुम्हारे जाने के बाद आएगी न। शिखा को मन ही मन बहुत गुस्सा आ रहा था पर उसने अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दिया। शिवम उसके कान को अपने होठों से छूते हुए बोला, तुम हो न, तुम मुझे हर बार पूरी तरह से सेटिफाई करती हो। कहते हुए उसने उसके एयरबॉल को काट लिया। उसके काटते ही शिखा की आंखें बंद हो गई। शिवम की स्मेल, उसका पास होना उसे आज भी बहका रहा था। शिवम ने धीरे से अपने कबर्ड को बंद किया और शिखा के कमर के चारों तरफ हाथ लपेटकर उसके उसके नेक, गाल, कान पर प्यार से किस करने लगा। शिखा उसकी बाहों में कसमाने लगी थी। वो आंखें बंद किए ही बोली, कुछ दिन और उसके बाद? शिवम ने बीच में ही कहा, राइट, कुछ दिन, और इसलिए इस कुछ दिन एंजॉय करने दो। उसने अपने हाथ को शिखा के टॉप के अंदर डाला और उसके पेट से होते हुए पूरे अपर बॉडी पर हाथ फेरने लगा। शिखा की सांसें गहरी होती जा रही थी। वो लंबी लंबी सांसें लेने लगी। शिवम उसके कंधे पर किस करते हुए उसके टॉप को उतार कर फेंक दिया। फिर वो उसके गले, कंधे पर किस करते हुए धीरे धीरे नीचे जाने लगा। शिखा अपने होठों को काटने लगी थी। उसके मुंह से सेंसिटिव आवाजें निकलकर कमरे में शोर मचाने लगी थी। शिवम एक वक्त पर अपने घुटनों के बल बैठ गया और शिखा के कमर को कसकर पकड़ लिया। उसके होठ उसके नेवल को सक कर रहे थे। वहीं उसके हाथ अब भी शिखा के बॉडी पर मूव हो रहे थे। शिखा ने उसके बालों को अपनी मुट्ठी में भींच लिया और आहें भरने लगी। कुछ पल में कमरे का शांत माहौल गर्म और रोमांटिक होने लगा था। शिवम चाहता था कि शिखा उसे किस करे, इसलिए वो उसे और परेशान करने लगा, पर काफी देर बाद जब शिखा ने उसे किस नहीं किया तो वो खुद ही उठकर अपने होठों को उसके होठों से जोड़ों से वाइल्ड किस करने लगा। आज शिखा भी उसका पूरा साथ देने लगी थी। आज दोनों एक दूसरे को ऐसे प्यार कर रहे थे जैसे दोनों की ही आखिरी रात हो।
शिवम ने उसे कमर से पकड़कर थोड़ा ऊपर उठाया तो शिखा ने अपने पैर उसके कमर पर लपेट दिए। शिवम किस करते हुए ही उसे बेड पर ले गया और उसे बेड पर लेटाकर अपनी टी शर्ट उतार उसके ऊपर आ गया। धीरे धीरे दोनों के बाकी बचे कपड़े भी उनके शरीर से अलग होते गए और दोनों एक दूसरे में पूरी तरह डूबकर प्यार करने लगे। उनकी प्यार की आवाजें सुबह तक कमरे में गूंजती रही और एक वक्त पर शिवम उसे और खुद को ब्लैंकेट से कवर कर उसके ऊपर ही सो गया। एपिसोड 139 ज्यादा जलन किसे है, शिवम या शिखा को? भद्रा हाउस। 2 दिन बीत चुके थे। आज अयान और मीरा की हल्दी की रस्म थी। सुबह से ही सारे लोग तैयारियों में जुटे हुए थे। घर पर मेहमान आ चुके थे और हल्दी की रस्म शुरू होने को थी। शिखा का कमरा। शिवम बालकनी में किसी से कॉल पर बात कर रहा था। उसने कॉल कट किया और अपना फोन देखते हुए अंदर आया। अंदर आकर उसने चूड़ियों का शोर सुना तो सिर उठाकर मिरर के पास देखा। शिखा मिरर के सामने खड़ी थी। वो अपनी इयररिंग पहनने की कोशिश कर रही थी। उसने येलो लहंगा पहन रखा था जिसके ऊपर उसने उसकी रेड रोज और स्टोन से वर्क की हुई चुन्नी ली हुई थी। बालों का मैसी बन बना रखा था। उसके चेहरे पर बालों की कुछ लट्ठे गिरे हुए थे। हल्का मेकअप, रेड लिपस्टिक, गले में एसबी का लॉकेट, हाथों में चूड़ियां, नीली आंखों में काजल लगाए वो बला की खूबसूरत लग रही थी। शिवम ने उसे देखा, उसकी धड़कन बुलेट ट्रेन जितनी फास्ट हो गई। उसकी आंखें शिखा को ऊपर से नीचे तक स्कैन करने लगी थी। शिखा की गौरी पतली कमर दिख रही थी और येलो करल तो उस पर खूब जच रहा था। शिवम ने फिर से चूड़ियों की आवाज सुनी तो वो अपने सेंस में आया। उसने उसे देखा, फिर उसके पीछे जाकर खड़ा होकर बोला, रुको मैं पहना देता हूँ। कहते हुए उसने शिखा के हाथ से इयररिंग लिए और शिखा को पहनाने लगा। उसका पूरा ध्यान शिखा के कानों पर था, वहीं अब शिखा उसे मिरर में देखते हुए स्कैन करने लगी थी। शिवम ने येलो कुर्ता और पजामा पहन रखा था। बालों को जेल से सेट कर हाथ में महंगी वॉच पहन रखी थी। वो इस वक्त किसी बॉलीवुड हीरो से कम नहीं लग रहा था। आज तो उसे देख कई लड़कियां फ्लैट होने वाली थी। शिवम ने इयररिंग पहनाकर उसके पीछे खड़े होकर दोनों को मिरर में देखने लगा। वाकई दोनों मेड फॉर ईच अदर लगते थे। शिखा ने उसे कुछ पल देखा, फिर जाने को हुई कि शिवम ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोक दिया। उसने अपने पॉकेट से फोन निकाला और कैमरा ऑन कर मिरर से अपनी और शिखा की फोटो ले ली। उसने वापस फोन पॉकेट में डाला और कहा, ये फोटो निशानी के तौर पर रहेगी। शिखा ने उसे मिरर में देखते हुए कंफ्यूजन से कहा, निशानी के तौर पर? शिवम उसके गाल पर किस करते हुए बोला, हाँ निशानी के तौर पर। जब मेरी दूसरी बीवी आएगी और उसके साथ मेरे बच्चे होंगे तो उन्हें दिखना होगा ना। अगर उन्होंने गलती से तुम्हारे बच्चों को डेट कर लिया तो इसलिए बाद में कोई प्रॉब्लम न हो, वो लोग तुम्हें पहचाने इसलिए तुम्हारी फोटो ले ली। शिखा ने उसकी बात पर उसे आंखें छोटी करके देखा। मतलब हद हो गई है अब तो। पहली बीवी के सामने दूसरी बीवी और उसके बच्चों की बातें कर रहा था शिवम। शिवम ने उसे देखा, शिखा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। वो खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर रही थी पर उसके दिल ने अब उसका साथ देना छोड़ दिया था। शिवम उसे देख मन ही मन मुस्कुराया और रूम से बाहर निकल गया। उसके जाते ही शिखा पलटी और गुस्से से मिरर के पास रखी सारी चीजें अपने हाथों से गिराने लगी। असल में हुआ ये था कि जब 2 दिन पहले दोनों की सुबह एक दूसरे के बाहों में हुई थी तब शिवम के फोन पर एक लड़की का मैसेज आया था। उस सुबह शिखा की आंख पहले खुल गई थी। उसने मैसेज ट्यून सुनी तो वो फोन उठा, मैसेज पढ़ने लगी। मैसेज में लिखा था, मैं मीरा के हल्दी के दिन आ रही हूँ मेरे क्यूटी। एंड डोंट वरी, मुझे तुम्हारी दूसरी बीवी बनने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम तो जानते ही हो मैं तो तुम्हें स्कूल टाइम से पसंद करती थी पर तुम्हारी बड़ी माँ ने तुम्हारा रिश्ता टिया से तय कर दिया था। तुम उदास मत हो और झुकने की तो बिल्कुल भी जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर तुम्हारी पहली बीवी को तुमसे प्यार होता तो वो पक्का तुम्हें समझती। अब तुम 30 के होने वाले हो। अगर अब बच्चा नहीं किया तो दुनिया क्या बोलेगी, तुम्हें समझ रहे हो ना। इसलिए मैं तो कहूंगी कि जब मैं आऊंगी तब भी हम बेबी प्लेन कर लेंगे। शादी बाद में भी होगी तो चलेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
तुम अपना सोच कर रखना, मैं हर वक्त रेडी ही रहूंगी। मिलते हैं, क्यूटी, बाय। चुंबन का चिन्ह। उस मैसेज को याद कर शिखा का पारा और हाई हो गया। उसके आंखों के सामने बार बार किस वाली इमोजी आ रही थी। दिल चाह रहा था कि अभी जाए और उस चुड़ैल के सारे बाल नोच कर पूरे शहर में गंजा कर घुमाए और फिर बुल्फ खलीफा से नीचे धक्का दे दे। उसने अपने हाथों का पंच बनाकर दूसरे हाथ में मारते हुए कहा, क्यूटी, ये बेवकूफ इंसान उसे क्यूट लगता है। पक्का इससे भी बड़ी वाली बेवकूफ होगी वो। आने दो, मैं भी तो देखूं कौन है ये। मायरा, सायरा, कायरा, कामिनी मेरे हाथ से बचेगी नहीं। शिखा ने नाम ठीक से पढ़ा नहीं था। शिवम की आंखें खुलने लगी थी, इसलिए उसने जल्दी से फोन रख दिया था। वो बस आखिरी के य और रा को ही देख पाई थी। दूसरे तरफ मीरा के कमरे को नीचे लाया गया। उसने येलो लहंगा, येलो रोज के इयररिंग और गले का सेट पहन रखा था। वो बहुत प्यारी लग रही थी। अयान को भी उसके बगल में बैठाया गया। उसने भी येलो कुर्ता और पजामा पहना था। वो भी किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। रीटा, छाया और इमली ने येलो शरारा सूट पहना था। आज तीनों की तीनों अपने वाले पर बिजली गिरा रही थी। रोहन, मनन और आरुष भी बहुत हैंडसम लग रहे थे। प्रदीप और सीड भी एक तरफ खड़े थे। सीड ने भी कुर्ता पहना था। उसकी परफेक्ट हाइट और बॉडी पर उसका कुर्ता उसे बहुत हैंडसम लुक दे रहा था। शिखा नीचे आई, फिर थोड़ी देर में हल्दी स्टार्ट हुई। मनदीप और दुर्गा के बाद आलोक जी ने फिर एक एक कर सबने अयान और मीरा को हल्दी लगाई। रिद्धिमा ने शिवम और शिखा को भी आने को कहा। दोनों आगे बढ़े कि मैन डोर से एक लड़की की आवाज आई, हेलो एवरीवन। आवाज सुनकर सबने देखा एक 24/25 साल की लड़की मुस्कुराते हुए डोर पर खड़ी थी। उसने भी येलो शरारा सूट पहना था और हल्के मेकअप में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शिखा ने शिवम को देखा, जिसके चेहरे पर 1000 वोल्ट की स्माइल आ गई। उसकी स्माइल आज शिखा के आंखों में चुभ रही थी। वो अपने दांत किटकिटाते हुए दोनों को घूरने लगी। शिवम ने उस लड़की को अंदर लाया तो वो लड़की किसी संस्कारी लड़की की तरह दुर्गा, मनदीप, रिद्धिमा सबके पैर छूने लगी। उसे देख अयान की नजर अनायास ही शिखा पर गई तो वो बोला, शिखा को जलन हो रही है क्या? उसकी बात मीरा के साथ साथ उनके अगल बगल में खड़े तीनों लड़के और तीनों लड़कियों ने भी सुनी। छाया ने उस लड़की को देखा और कहा, कौन है ये? मनन ने कहा, ये सायरा है, भाई की फ्रेंड और हमारे बिजनेस पार्टनर की बेटी। रीटा ने शिखा को देखा, जो अब भी सायरा को ऐसे घूर रही थी जैसे अभी जाकर उसे कूट देगी। उसने कहा, आई थिंक मैडम को जलन हो रही है, और होनी भी चाहिए। देखो ना मिस सायरा शिवम सर से कितनी चिपक कर खड़ी है। उसकी बात पर सबने सिर हिलाया, फिर एकदम से सबकी आंखें बड़ी हो गई। शिखा सीड के पास चली आई थी। सीड एक प्रदीप से कुछ दूरी पर था और पानी पी रहा था। शिखा को अपने पास आता देख उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। शिखा उसके पास गई और जानबूझकर शिवम को दिखाने के लिए सीड के बाल अपने हाथों से ठीक करते हुए बोली, सीड तुम तो आज बहुत हॉट और हैंडसम लग रहे हो। अपने बाल ठीक से रखो। हाँ, ऐसे अब तुम और भी ज्यादा हैंडसम लग रहे हो। उसकी बात शिवम ने भी सुनी थी। वो उनसे थोड़ी दूरी पर ही सायरा के साथ खड़ा था। उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई थी। वहीं ये नजारा देख रोहन ने कहा, ये दोनों एक दूसरे के साथ जलन जलावा खेल रहे हैं क्या? मीरा ने कहा, लगता है आज भाई नहीं बचेंगे, भाभी बहुत पिटेगी उन्हें। अयान ने कहा, हाँ पर आज तो शिखा की भी क्लास लगेगी, देखो कैसे तुम्हारा भाई घूर रहा है उन्हें। दुर्गा ने फिर कहा, बहू और शिवम जाओ, जाकर उन्हें हल्दी लगाओ। तुम दोनों जुड़े हो इसलिए साथ में जाकर लगाओ। उनकी बात पर दोनों ने एक दूसरे को देखा, फिर साथ में मीरा और अयान के पास आए। शिवम ने जैसे ही हल्दी की कटोरी में हाथ डाला, शिखा उसके हाथ पर जोर से मारते हुए बोली, लड़की में हूँ, पहले मुझे लगाने दो, सच में बेवकूफ ही हो। कहते हुए उसने हल्दी ली और मीरा और अयान को लगा दी। उसकी बात पर सब मन ही मन हंसने लगे थे। शिवम ने उसे देखा फिर पर कुछ नहीं कहा। उसने भी हल्दी लगाए और दोनों एक दूसरे को धक्का देते हुए दूसरी तरफ चले गए।
रस्म खत्म होने के बाद शिखा अपने रूम में आई और अपना दुपट्टा हटाकर चूड़ियां खोलने लगी। वो चूड़ियों को निकालते हुए शिवम और सायरा को कोस रही थी। सारे कपल ने एक दूसरे को हल्दी लगाई थी, पर शिवम तो सायरा के साथ हल्दी हल्दी खेल रहा था। उसने शिखा को एक नजर देखा भी नहीं था। शिखा खुद में ही बड़बड़ाते हुए चूड़ियां निकाल रही थी कि उसे अपने कमर पर हाथ महसूस हुए। उसकी आंखें अपने आप बंद हो गई। शिवम ने उसके पूरे कमर पर हल्दी लगाई, फिर उसके गले पर हाथ फेरते हुए धीमी आवाज में बोला, आंखें खोलो बीवी। शिखा ने धीरे धीरे कर आंखें खोली और मिरर में उसे देखा। शिवम उसके पीछे ही खड़ा था और उसे ही देख रहा था। उसके चेहरे पर हल्की स्माइल थी, पर एकदम से उसकी स्माइल और बड़ी हो गई। शिखा को कुछ गड़बड़ लगी, पर वो कुछ कर पाती या बोल पाती उससे पहले शिवम ने उसके ऊपर एक बड़ी कटोरी में भरी हल्दी उसके सिर पर डाल थी। शिखा ने अपनी आंखें बंद कर ली और फिर से खोल कर मिरर में देखा तो पाया वो पूरी हल्दी से नहा चुकी थी। वो झट से गुस्से में पलटी, पर तब तक शिवम डोर के पास पहुंच चुका था। वो डोर खोलते हुए बोला, मुझे बेवकूफ कहा था ना, मैंने बदला ले लिया। कहते हुए वो जल्दी से रिफूच कर हो गया। वहीं शिखा, वो तो गुस्से से पैर पटक कर रह गई। उसने गुस्से से गुर्राते हुए कहा, तुम बेवकूफ इंसान, तुम्हें छोड़ूंगी नहीं मैं। सब रोमांस देखने में रह गए। किसी के दिमाग में नहीं आया क्या कि क्यों शिवम ने शिखा को कब्र नहीं देखने दिया। एपिसोड 140 वो मर चुके हैं। भद्रा हाउस। अगली सुबह। आज मीरा की संगीत और मेहंदी थी। शिखा नहाकर रूम में आई और कबर्ड से अपने कपड़े निकालने लगी। शिवम रूम में नहीं था। वो सुबह सुबह ही रेडी होकर शादी की तैयारियां देखने के लिए चला गया था। शिखा ने अपने कपड़े निकाले और कबर्ड बंद करने लगी कि उसकी नजर शिवम के कबर्ड पर गई। उसने खुद से कहा, उस बेवकूफ इंसान ने मुझे देखने क्यों नहीं दिया था। ऐसा भी क्या है इसमें, अभी देख लेती हूँ, अभी तो ये है नहीं। उसने शिवम के कबर्ड को खोला और ऊपर से नीचे तक सीआईडी की तरह छानबीन करने लगी। उसने शिवम के पूरे कबर्ड को तहस नहस कर दिया था। उसने सब कुछ देख लिया, पर उसे ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे शिवम उससे छिपाना चाहे। शिखा वही नीचे बैठ गई और खुद से बोली, ऐसा भी क्या था जो उसने मुझे देखने नहीं दिया था। क्यों नहीं मिला क्या? आवाज सुनकर शिखा ने अपनी आंखें मिचली। उसकी चौड़ी पकड़ी गई थी, पर वो शिखा थी, ऐसे कैसे खुद को गलत साबित होने देती। उसने सिर उठाकर अपने पीछे देखा। शिवम ठीक उसके पीछे खड़ा, उसके ऊपर थोड़ा झुका हुआ था। शिखा खड़ी होकर बोली, वो तो मैं ये देख रही थी कि कहीं तुमने ड्रग्स वगैरह तो नहीं अपने कबर्ड में छिपा रखा है। शिवम उसकी बात सुन मन ही मन मुस्कुराया, फिर बोला, मेरा नशा तो मेरे सामने खड़ा है। शिखा उसकी बात पर होले से मुस्कुराए और पीछे पलटी तो उसकी स्माइल एकदम से छूमंतर हो गई। डोर के पास सायरा खड़ी थी और शिवम ने नशे वाली बात उसे ही देखकर कही थी। उसकी नजरें अब भी सायरा पर टिकी हुई थी। शिखा का चेहरा उन्हें देख घिरे घिरे डार्क होने लगा था। वो जाने को हुई कि शिवम ने कहा, बीवी एक ड्रेस सायु को दे दो न। जल्दबाजी में इसने आज पहनने के लिए जो ड्रेस खरीदा था वो लाना भूल गई। तुम्हारे पास तो बहुत सारे लहंगे हैं, एक सायु को दे दो। शिखा के दांत फिर से किटकिटाने लगे थे। उसकी आंखें एकदम से छोटी हो गई थी। वो अपने हाथों की मुट्ठियां बनाए शिवम को देख रही थी। शिवम सायरा को देख रहा था। उसने जब पलटकर शिखा को देखा तो शिखा जल्दी से खुद को नॉर्मल करके झूठी मुस्कान लिए बोली, सॉरी पर मेरे पास एक्स्ट्रा लहंगा नहीं है और जो है मैंने उसे पहना हुआ है, सो मैं नहीं दे सकती। इतने में सायरा ने शिखा के हाथ में पकड़े ड्रेस को देखा, फिर वो मुस्कुराते हुए उसके पास आकर बोली, तुम ये मुझे दे दो और ये मेरी ड्रेस तुम ले लो। एक सच्ची शिबू गए थे मेरे लिए ड्रेस लाने, पर इनकी लाई ड्रेस मेरे में फिट नहीं होगी, पर तुम पर जरूर हो जाएगी। लो इसे तुम पहनो, मैं ये पहन लेती हूँ। कहते हुए उसने झट से शिखा के हाथ से लहंगा चेंज किया और मुस्कुराते हुए हवा की तरह फुर हो गई। शिखा बस मुंह खोले देखते रह गई थी। उसने कान में सायों और शिबू कांटे की तरह चुभ रहे थे। उसने आंखें तेरेल कर शिवम को देखा। शिवम उसे देख समझ गया कि अगर अब वो एक सेकंड भी वहां रुक गया तो शिखा उसकी कब्र वही खोद देगी।
वो अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान चिपकाते हुए बोला, अब मैं आता हूँ, तुम रेडी हो जाओ, मैं आया, कहते हुए वो अपनी फुल स्पीड में भाग गया। शिखा ने कसकर अपनी आंखें बंद कर ली और थोड़ी देर बाद खोली तो एकदम से डर कर 2 कदम पीछे हो गई। उसने अपने सीने पर हाथ रखा और राहत की सांस लेते हुए कहा, सासू माँ, आपको कितनी बार कहा है ऐसे डायरेक्ट मुंह उठाकर, मेरा मतलब ऐसे डायरेक्ट मत आया कीजिए, अभी मुझे हार्ट अटैक आ जाता तो। मोहिनी उससे 10 कदम की दूरी पर खड़ी थी। वो अपने हाथ बांध कर बोली, तुम्हें सायरा से जलन तो नहीं हो रही है ना? उसकी बात सुन शिखा ने सिर उठाकर उसे देखा। मोहिनी ने आगे कहा, हाँ तुम्हें जलन क्यों होगी, तुम तो आई ही थी जाने के लिए। तुम्हें वापस जाकर अपने माफिया की दुनिया को भी तो संभालना है। शिखा ने इस पर कुछ नहीं कहा। वो मोहिनी से अपनी नजरें चुराने लगी थी। मोहिनी ने उसे देखा, फिर कहा, मैं यहाँ शिव की बात बताने के लिए आई हूँ। प्रदीप कल होटल से ही गायब हो जाएगा। अब उसका टारगेट शिवम भी है। उसने प्रकाश के वीडियो में उसे पहचान लिया है और उस दिन जब तुम लोग एसएस ग्रुप गए थे तब भी उसने शिवम को देखा था। वो जानता है कि शिवम को उसके बारे में सब कुछ पता चल चुका है, इसलिए वो अब शिवम को भी मारने वाला है। शिखा ने कुछ सोचकर कहा, मैं देखती हूँ उसे कुछ नहीं होगा। मोहिनी उसकी बात पर होले से मुस्कुराए और बोली, मैंने तो नहीं कहा कि तुम शिवम को बचाओ, मैं तो बस तुम्हें इन्फॉर्म करने आई थी, खैर तुम्हारी मर्जी, कहते हुए उसने शिखा को देखा और वहां से गायब हो गई। शिखा वहीं नीचे बैठ गई और आंखें बंद कर कुछ सोचने लगी। थोड़ी देर बाद संगीत और मेहंदी स्टार्ट हो गई। सब रेडी होकर नीचे आ गए थे। शिखा भी रेडी होकर रूम से बाहर आई तो उसने रोहन को देखा जो ऊपर से अयान और आलोक जी को देख रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी पर आंखों में नमी बनी हुई थी। शिखा उसके बगल में आकर खड़ी हो गई और बोली, तुम कुछ पूछना चाहते हो मुझ? रोहन ने उसे देखा, फिर सिर हिलाते हुए कहा, हाँ नहीं मतलब, उसकी जुबान लड़खड़ा रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी बात कैसे कहे। शिखा ने कहा, वो मर चुके हैं। उस एक्सीडेंट में उनकी मौत हो गई थी। डेड बॉडी नहीं मिली क्योंकि वो पहाड़ से खाई में गिर गई थी और ये एक तरह से सही हुआ था कि उनकी बॉडी नहीं मिली, वरना मेरे डैड की तरह प्रदीप तुम्हारे पापा को भी अपने कैद में रखता। रोहन ने उसे सवालिया निगाहों से देखा तो शिखा नीचे खड़े शिव और राजेश को देखते हुए बोली, आत्मा को कैद करने के लिए उनकी डेड बॉडी का कुछ हिस्सा चाहिए होता है, जैसे उसके बाल, उसके कपड़े या उसकी राख, पर प्रदीप को इन सब में से कुछ नहीं मिला, इसलिए तुम्हारे पापा उनके कैद में नहीं आए, पर मेरे डैड को मारने के बाद प्रदीप ने उनकी चीजें अपने पास रख ली थी, इसलिए वो उनके कैद में है। रोहन कुछ पल खामोश रहा, फिर बोला, तो शिवशेखर सर, वो कहाँ है? शिखा ने कहा, प्रदीप ने उन्हें मारने के बाद वापस आया था, पर उससे पहले तुम्हारे पापा ने उनकी डेड बॉडी को वहां से हटा दिया था। प्रदीप जानता था ये उनके सबसे वफादार आदमी यानी तुम्हारे पापा का ही काम है, इसलिए उसने उन्हें भी मार दिया। ससुर जी की डेड बॉडी अब भी कहीं है, पर कहाँ है ये सिर्फ वो दोनों ही जानते हैं। रोहन के पैरों तले जमीन खिसकने लगी थी। पुलिस ने उसे बताया था कि उस एक्सीडेंट में राजेश बचा नहीं होगा, पर शिव जब किसी को नहीं मिले तो रोहन ने सोचा कि शायद राजेश उनके साथ ही है। राजेश ने उसे हमेशा से कहा था शिव उनके लिए बहुत जरूरी है। राजेश भी अनाथ थे पर शिव ने उसे हमेशा से अपनी फैमिली माना था। राजेश उसका असिस्टेंट कम और दोस्त ज्यादा था, इसलिए रोहन ने ज्यादा माइंड नहीं किया था, पर अब सब कुछ जानने के बाद उसकी आंखों में आंसू भरते जा रहे थे। दिल बहुत रोने को कर रहा था। शिखा ने उसे देखा, फिर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोली, मैं शिवम को भी बताना चाहती थी पर ससुर जी नहीं चाहते हैं कि अभी उनकी मौत के बारे में किसी को पता चले। मीरा की शादी है इसलिए भी, और शिवम और खासकर सासू माँ टूट जाएगी, इसलिए वो चाहते हैं कि जब सब कुछ खत्म हो तब उन्हें उनके बारे में पता चले। रोहन ने हाँ में सिर हिलाया तो शिखा ने हल्का मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें पता है तुम्हारे पापा को अपनी बहू और अपने पोते पोतियों को देखने का बहुत मन है, पर तुम हो की? रोहन उसकी बात पर मुस्कुरा दिया। कुछ पल चुप रहने के बाद शिखा ने कहा, रोहन रोने का मन करे तो रो लो, पर ध्यान रहे तुम्हारे पापा ज्यादा देर तुम्हारे आसपास ही रहते हैं, और एक बात, तुम अपने आंसू अभी किसी को मत दिखाना। शिवम और सासू माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि ससुर जी अब जिंदा नहीं है।
और फिर बड़े ससुर जी भी तो है। उन्होंने इतने सालों तक विधायक जी से बात नहीं की थी सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्होंने सच कहा था कि ससुर जी अब नहीं रहे। सबको एक दिन पता चलना ही है, पर उस दिन को आने में अभी टाइम है। समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रही हैं? रोहन ने अपना सिर फिर से हाँ में हिलाया। चाहता तो वो भी नहीं था कि शादी का माहौल मातम में बदल जाए, इसलिए वो खुद को रिलैक्स करने के लिए अपने रूम में चला गया। शिखा भी नीचे चली गई, पर दोनों इस बात से अनजान थे कि किसी ने उनकी बातें सुन ली थी। प्रदीप के कमरे में सीड प्रदीप के सामने खड़ा था। उसने कहा, अवध ने सारी तैयारियां कर ली है। प्रकाश सर को भी हमने अपने अंडर ले लिया है। उनका इलाज एसएस इंडस्ट्री में ही हो रहा है और कल शादी के बाद हम वापस जा सकते हैं। प्रदीप ने सिर हिलाया और कहा, हम और 2 दिन फिर माफिया की दुनिया भी मेरी मुट्ठी में होगी। चलो मुझे नीचे लेकर चलो। सीड ने सिर हिलाया और प्रदीप की व्हीलचेयर पकड़कर जाने को हुआ कि प्रदीप का फोन रिंग हुआ। प्रदीप ने कॉलर देखी और कहा, तुम जाओ मैं खुद आ जाऊंगा। सीड ने हाँ में सिर हिलाया और डोर खोलते हुए मन में कहा, ऐसा भी इसका कॉल था कि मेरे सामने बात नहीं कर सकते थे। वो बाहर आया तो उसकी नजर शिखा पर गई। उसने डोर बंद किया और शिखा के पास चला गया। यू आर राइट, शिखा से रिलेटेड कुछ था, पर क्या वो तो इस सीजन के लास्ट में पता चलेगा। तब के लिए सोचो सोचो विंकिंग फेस। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। कहानी को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और प्लीज लाइक भी जरूर करें। थैंक यू।